Hello friends, I am Pradeep Kumar and very warm welcome to Mathwala, my anytime classroom channel. This is the third class of relative pronoun और जिस भी स्टूडेंट्स ने अब तक फर्स्ट और सेकंड क्लास को नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रोनाउन में से। तो जिस भी बच्चे ने अब तक नहीं देखी है तो वो कृपया करके ज़रूर देख ले और इस क्लास को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, द वे ही वॉक्स इज़ वेरी फनी। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने पीछे क्लासेस में डिस्कस किया था कि अगर हम कभी भी किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ब लिखते हैं तो हम उसको एक सिंपल सेंटेंस में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक तो वॉक वर्ब लिखी हुई है, एक इज़ वर्ब लिखी हुई है, तो दो वर्ब हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस में स्प्लिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम मान लो सिंपल सेंटेंस में स्प्लिट करेंगे तो फर्स्ट जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा, ही वॉक्स ए वे, और सेकेंड सेंटेंस बन जाएगा द वे इज़ वेरी फनी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें से जो सेंटेंस होगा वो कौन सा सही होगा, द वे इज़ वेरी फनी। ये जो ही वॉक्स ए वे है ये सेंटेंस गलत है। ये गलत क्यों है अभी हम इसको समझ लेते हैं। ये जो वॉक वर्ब होती है ये बच्चे इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। और जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले लेती है वो वर्ब कौन सी होती है बच्चों, ट्रांजिटिव होती है। तो ये जो वॉक वर्ब है ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है नहीं लेती, तो आप ऐसा कर लो, वहाँ पे व्हाट और हुम का रिप्लाई कर लो। अगर व्हाट और हुम का रिप्लाई आता है तो समझ लेना वो ऑब्जेक्ट है और वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं आता तो समझ लेना वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर है नहीं और वो वर्ब कौन सी है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे हमने बोला राम प्लेड क्रिकेट, व्हाट प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। तो अगर व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो ये आप लोगों की कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखना, ही वॉक्स ए वे, व्हाट वॉक्स, नहीं आ रहा ना रिप्लाई। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ए वे जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो अगर ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा और इसको हम क्या करेंगे, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे ही वॉक्स इन ए वे, तो हम यहाँ पे इन का यूज़ कर देंगे, ही वॉक्स इन ए वे। तो ये जो इन है ये प्रीपोजिशन बन जाएगी और ए वे है जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक छोटी सी बात याद रह गई हो तो हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि अगर हम कभी भी किसी एक सेंटेंस में दो वर्ब लिखते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये जो द वे ही वॉक्स इज़ वेरी फनी हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने दो वर्ब का तो यूज़ कर दिया लेकिन यहाँ पे हमने कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा जो हमने नहीं लिखा हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो यहाँ पे वे जो है वो क्या है, कॉमन है। इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो बच्चों वे के बाद में हम क्या यूज़ कर देंगे, विच का यूज़ कर देंगे, क्योंकि विच जो होता है वो थिंक के लिए यूज़ होता है और वे क्या है, थिंक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट विच यूज़ करेंगे तो वोक वर्ब का वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो वोक वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विच वर्ब से पहले एक प्रीपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे हमने ही वॉक्स इन ए वे यहाँ पे लिखा तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इन विच। तो अब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखना बच्चों, द मैनर ही साइंस कांट बी कॉपीड। जैसे हमने कहा कि जिस तरीके से वह साइन करता है उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। तो हम इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, दो वर्ब यूज़ कर रहे हैं, एक तो साइन और एक हम यूज़ कर रहे हैं कांट बी कॉपीड। और हमने पढ़ा कि जब भी हम किसी एक सेंटेंस में दो वर्ब यूज़ करते हैं तो हम उस सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम मान लो इन दोनों को, इस एक सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा ही साइंस ए मैनर
और दूसरा बन जाएगा द मैनर कांट बी कॉपीड। अगर हम इन दोनों सेंटेंस में देखें ए और बी में तो कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा, द मैनर कांट बी कॉपीड। तो ये जो फर्स्ट हमने ही साइन से मैनर लिखा हुआ है ये सेंटेंस आप लोगों का गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये जो साइन वर्ब होती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, मैनर इसका ऑब्जेक्ट नहीं आ पाएगा। अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो वट और होम का रिप्लाई कर सकते हैं, ही साइंस वट साइन नहीं आएगा, ए मैनर, ठीक है, इसका रिप्लाई नहीं आएगा। अगर मान लो यहाँ पे होता डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, तब तो हम मान लेते कि ऑब्जेक्ट आ गया, ही साइंस वट साइन डॉक्यूमेंट, ठीक है, या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। तो साइन वर्ब जो होती है वो डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रांजिटिव होती है, लेकिन मैनर के लिए इंट्रांजिटिव होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैनर के लिए इंट्रांजिटिव है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम यहाँ पे साइन वर्ब के बाद में एक प्रेपोजिशन लगा देंगे, जैसे हमने लिखा ही साइंस इन ए मैनर, तो इन हमने प्रेपोजिशन लगा दी। तो अब जाके ये क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा। लेकिन अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें देख रहे हैं कि हमने दो वर्ब तो लिख दी। अगर दो वर्ब लिख दी तो हमने पढ़ा कि जब भी हम दो वर्ब लिखेंगे और वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ कॉमन होगी तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैनर कॉमन है और दो वर्ब हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन को तो दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लिख देंगे, द मैनर विच। लेकिन डायरेक्ट अगर विच लिखेंगे तो वो साइन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि साइन जो है मैनर के लिए इंट्रांजिटिव है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। तो अब आप इसको ऐसे लिखे, द मैनर इन विच ही साइंस कांट बी कॉपीड। अब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखना बच्चों, हमने क्वेश्चन लिखा द वे ही हैज़ चूजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमने दो वर्ब लिखी हुई हैं, एक तो हैज़ चूजन लिखा हुआ है, दूसरा हमने इज लिखी हुई है। अब हमने पढ़ा कि अगर हम कभी भी किसी सेंटेंस में दो वर्ब लिखते हैं तो हम उस सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो हम इसको दो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो हमारा जो ए सेंटेंस है वो बनेगा ही हैज़ चूजन ए वे, और दूसरा जो बी सेंटेंस है वो बनेगा द वे इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब हम देख रहे हैं कि हमने चूज़ वर्ब के बाद में ए वे क्या है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वट और होम का रिप्लाई करके देखेंगे। अगर वट और होम का रिप्लाई आता है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर हमें कोई प्रेपोजिशन यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे कि हमने पिछले दो क्वेश्चन में प्रेपोजिशन का यूज़ किया, क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा था। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो हमें प्रेपोजिशन यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब हम देख रहे हैं कि वट हैज़ ही चूज़न, उसने क्या चूज़ किया, क्या चूज़ किया बच्चों, उन्होंने वे, उसने क्या चूज़ किया, वे चूज़ किया। तो ये जो वे है ये वट का रिप्लाई आ गया। अगर ये वट का रिप्लाई आ गया तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन सही है और बी भी आप लोगों का सही है। अब दूसरी बात हमने जो पढ़ी वो पढ़ी कि अगर हम कभी भी दो सिंपल सेंटेंस लिखते हैं और वहाँ पर दोनों सिंपल सेंटेंस में अगर कोई भी एक चीज़ कॉमन है तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, किसके साथ में, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में। अब हम देख रहे हैं कि वे यहाँ पर कॉमन है दोनों में, अगर कॉमन है तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा ज्वाइन करने के बाद में द वे ही हैज़ चूजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन हमने यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन तो लिखा नहीं है। अब अगर रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए तो ऐसे आना चाहिए था, द वे विच ही हैज़ चूजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन हमने विच का यूज़ नहीं किया। अब विच का यूज़ नहीं किया लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन सही है। अब ये सही क्यों है, अब एक दो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखना बच्चों, माई अंकल हु इज़ ए टीचर बिलीव्स इन गॉड, और एक फिफ्थ क्वेश्चन देखना, माई अंकल कोमा हु इज़ ए टीचर कोमा बिलीव्स इन गॉड। अब इन दोनों क्वेश्चंस में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, एक में हमने कोमा यूज़ कर रखा है और एक में हमने कोमा यूज़ नहीं कर रखा, बाकी सारा का सारा सेंटेंस आपको सेम दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों क्वेश्चंस में कोमा लगने से क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है इन दोनों क्वेश्चंस में, वो हमें समझना है। अब होता क्या है बच्चों, जहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे हमने हु यूज़ किया हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये जो सेंटेंस है ना, हु इज़ ए टीचर, इसका नाम होता है रिलेटिव क्लोज। नीचे जो हमने लिखा हु इज़ ए टीचर, ये भी क्या कहलाएगा, रिलेटिव क्लोज कहलाएगा।
और ये जो रिलेटिव क्लोज होते हैं बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिफाइनिंग, एक होता है नॉन डिफाइनिंग। और ये जो डिफाइनिंग होता है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है ये डिफाइन करता है। ठीक है, किसको डिफाइन करता है? अपने एंटीसीडेंट को डिफाइन करता है। जो रिलेटिव क्लोज के पहले जो नाउन यूज होता है उसको एंटीसीडेंट बोला जाता है। ठीक है, और वो उसको डिफाइन करने का काम करता है। अब जैसे हमने बोला माय अंकल हु इज़ ए टीचर बिलीव्स इन गॉड। अब ये जो माय अंकल मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अंकल हैं वो एक से ज़्यादा हैं, बहुत सारे अंकल हैं, और उनमें से एक अंकल जो है वो क्या है? हु इज़ ए टीचर, वो क्या है? टीचर है। तो ये जो हु इज़ ए टीचर है ये क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है? अंकल को। तो इसीलिए इसको बोला गया डिफाइनिंग क्लोज। और दूसरा जो सेंटेंस हमने लिखा माय अंकल कोमा हु इज़ ए टीचर कोमा बिलीव्स इन गॉड, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो माय अंकल लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर एक ही अंकल है और वो क्या करता है? भगवान के ऊपर विश्वास करता है। तो इसका मतलब ये जो हु इज़ ए टीचर हमने लिखा ये डिफाइनिंग क्लोज नहीं है, इसको नॉन डिफाइनिंग क्लोज बोला जाएगा। और नॉन डिफाइनिंग क्लोज जो होता है वो सिर्फ क्या करता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक ट्रिक से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। अगर कभी भी हमें नॉन डिफाइनिंग क्लोज फाइंड आउट करना है तो नॉन डिफाइनिंग क्लोज वो होता है जहाँ पर हम कोमा यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमने बोला माय अंकल कोमा हु इज़ ए टीचर कोमा बिलीव्स इन गॉड। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ बच्चों? कोमा यूज़ किया हुआ है। अगर कोमा यूज़ किया हुआ है तो इसका मतलब ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज है। और ऊपर वाले सेंटेंस में हम देख रहे हैं माय अंकल हु इज़ ए टीचर बिलीव्स इन गॉड, यहाँ पर हमने कोमा यूज़ नहीं किया। अगर कोमा यूज़ नहीं किया तो बच्चों ये डिफाइनिंग क्लोज है। तो बच्चों ये फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही क्वेश्चन सही थे। और दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, मीनिंग में क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखना, माय फादर हु इज़ ए टीचर बिलीव्स इन गॉड। और एक सेवन्थ क्वेश्चन देखना, माय फादर कोमा हु इज़ ए टीचर कोमा बिलीव्स इन गॉड। अब हमने क्या किया हुआ है बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस में, आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंस। क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है कि एक सेंटेंस में हमने कोमा यूज़ किया हुआ और एक सेंटेंस में हमने कोमा यूज़ नहीं किया। और हमने अभी पढ़ा कि जब भी हम कभी WH वर्ड लिखते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है वो क्या कहलाता है? रिलेटिव क्लोज कहलाता है। जैसे हमने बोला हु इज़ ए टीचर, तो ये रिलेटिव क्लोज है बच्चों दोनों में। ठीक है, अच्छा अगर ये रिलेटिव क्लोज है तो रिलेटिव क्लोज दो टाइप का होता है, एक होता है डिफाइनिंग, एक होता है नॉन डिफाइनिंग। ठीक है, अच्छा डिफाइनिंग जो होता है वो क्या करता है? डिफाइन करता है। और नॉन डिफाइनिंग जो होता है वो क्या करता है बच्चों? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। अब जैसे मैंने बोला माय फादर हु इज़ ए टीचर, अब यहाँ पर कोमा नहीं लगा हुआ, अगर कोमा नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये डिफाइनिंग क्लोज है। और नीचे हमने माय फादर कोमा हु इज़ ए टीचर कोमा, अब कोमा यूज़ कर दिया तो इसका मतलब ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज है। अब ऊपर वाले का मीनिंग क्या होगा बच्चों? माय फादर, इसका मतलब क्या होगा? बहुत सारे फादर हैं और उनमें से एक जो फादर है वो मेरा क्या है? टीचर है। तो इसका मतलब ये तो मीनिंग जो है वो बकवास हो गया। कभी भी अगर हमें इंग्लिश को सीखना है तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसकी ग्रामर भी सही होनी चाहिए और उसका मीनिंग भी सही होना चाहिए। अगर ग्रामर गलत हो जाएगी, मीनिंग सही हो जाएगा तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगर ग्रामर सही हो जाएगी, मीनिंग गलत हो जाएगा तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया बच्चों? मीनिंग गलत कर दिया, ग्रामर सही कर दी। ठीक है, अगर मीनिंग गलत कर दिया तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। दूसरा जो है माय फादर, इसका मतलब क्या बन जाएगा? एक ही पिता है और वो क्या है? भगवान के ऊपर विश्वास करता है और उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों? वो टीचर भी है। तो ये सेंटेंस आप लोगों का सही हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन देखना बच्चों, माय मदर दैट इज़ द हाउस वाइफ इज़ माय सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। अब हमने यहाँ पर दैट लिखा हुआ है रिलेटिव क्लोज, दैट इज़ द हाउस वाइफ, ये रिलेटिव क्लोज है बच्चों। अच्छा ये जो रिलेटिव क्लोज है ये डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है? डिफाइनिंग है। ठीक है, यहाँ पे कोमा तो लगा हुआ नहीं है तो इसका मतलब डिफाइनिंग है। अच्छा अगर डिफाइनिंग है तो मीनिंग क्या होगा? मेरी बहुत सारी माँ हैं और उनमें से एक माँ जो है वो क्या है? हाउस वाइफ है। तो इसका मतलब ये तो मीनिंग ही गलत हो गया। अगर मीनिंग गलत हो गया तो सेंटेंस गलत है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा क्लोज आना चाहिए था? रिलेटिव क्लोज। डिफाइनिंग आना चाहिए था या नॉन डिफाइनिंग? तो यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग आना चाहिए था। अच्छा नॉन डिफाइनिंग आना चाहिए था तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? कोमा यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस जो वो ऐसे आ जाएगा, माई मदर कोमा दैट इज़ द हाउस वाइफ कोमा इज़ माई सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। अच्छा अगर हम मान लो इसको नॉन डिफाइनिंग बनाएं, अगर नॉन डिफाइनिंग बनाएंगे तो ये क्वेश्चन मीनिंग तो सही हो जाएगा, लेकिन ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है,
अगर इसको कभी भी यूज़ करना है तो हम इसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में यूज़ करते हैं, ना कि नॉन डिफाइनिंग में। ये जो दैट होता है ये नॉन डिफाइनिंग का प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दैट है ये यहाँ से गलत हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मदर मतलब पर्सन की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। तो यहाँ पे दैट को काट के हु कीजिए। 9वां क्वेश्चन देखना बच्चों, दिल्ली दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ माई होम। अगर मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ दिल्ली दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ माई होम, तो यहाँ पर ये जो दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये जो रिलेटिव क्लोज है ये डिफाइनिंग है नॉन डिफाइनिंग है? डिफाइनिंग है बच्चों, कोमा तो लगा हुआ नहीं है। अगर कोमा नहीं लगा हुआ तो ये डिफाइनिंग होगा। डिफाइनिंग होगा तो मीनिंग क्या होगा भाई, जो दिल्ली हैं वो बहुत सारी हैं, और उनमें से जो एक दिल्ली है वो क्या है, इंडिया की कैपिटल है। लेकिन दिल्ली तो बहुत सारी हैं ही नहीं, दिल्ली तो एक ही है। अगर एक ही है तो हमें कौन सा क्लोज चाहिए, नॉन डिफाइनिंग। अगर नॉन डिफाइनिंग चाहिए तो बच्चों हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोमा यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोमा यूज़ करना पड़ेगा तो सेंटेंस कैसे आ जाएगा, दिल्ली कोमा दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया कोमा इज़ माई होम। अच्छा, अगर हम मान लो यहाँ पे कोमा यूज़ कर रहे हैं तो ये नॉन डिफाइनिंग बन गया। अगर नॉन डिफाइनिंग बन गया तो हमने अभी पढ़ा दैट जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज का प्रोनाउन नहीं होता, तो फिर दैट को काटो यहाँ से। अच्छा, दिल्ली जो है वो क्या है, थिंक है। थिंक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो दैट यूज़ करते हैं और दूसरा क्या यूज़ करते हैं बच्चों, विच यूज़ करते हैं। तो यहाँ से दैट तो आएगा नहीं क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग का होता ही नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन। अगर नॉन डिफाइनिंग का नहीं होता तो दैट को काटो और यहाँ पे क्या कर दो, विच का यूज़ कर दो, तो विच आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सेंटेंस कैसे आ जाएगा, दिल्ली कोमा विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया कोमा इज़ माई होम। अब 10th क्वेश्चन देखना बच्चों, द रूम इन दैट ही स्टेड हैज़ बीन सील्ड। अब हमने यहाँ पे दैट जो है वो बच्चों क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव क्लोज लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो स्टे वर्ब होती है ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसी वजह से हमने दैट के पहले इन प्रेपोजिशन का यूज़ किया। अच्छा, अब ये डिफाइनिंग है नॉन डिफाइनिंग है, डिफाइनिंग है। डिफाइनिंग है तो इसका मतलब दैट तो सही हो जाएगा। लेकिन अब इसमें गलत क्या है, कभी भी अगर हम दैट रिलेटिव क्लोज लिखते हैं, दैट के साथ में अगर हम कभी भी रिलेटिव क्लोज बनाते हैं तो दैट के पहले कभी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता, वो प्रेपोजिशन रिलेटिव क्लोज के लास्ट में चली जाती है, ठीक है। विच के पहले हो जाएगा लेकिन दैट के पहले नहीं यूज़ होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, द रूम दैट ही स्टेड इन हैज़ बीन सील्ड। अब 11th क्वेश्चन देखना बच्चों, द बॉय whom you met is my friend। और 12th क्वेश्चन देखना, द बॉय हु मेट यू इज़ माई फ्रेंड। अब हमने क्या किया हुआ बच्चों, कोमा तो लगा नहीं रखा। अगर कोमा नहीं लगा रखा तो ये जो हुम रिलेटिव क्लोज है ये कौन सा क्लोज है, डिफाइनिंग। और यहाँ पर हु जो है यहाँ पर भी कोमा नहीं है, तो ये भी कौन सा क्लोज होगा, हु मेट यू, ये भी कौन सा है बच्चों, डिफाइनिंग क्लोज है। अच्छा, अगर डिफाइनिंग क्लोज हमने यूज़ किया हुआ है तो एक में हमने हुम यूज़ किया, एक में हमने हु का यूज़ किया। हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे हमने मैट वर्ब यूज़ की, इसका जो सब्जेक्ट है वो यू लिखा और हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, ऑब्जेक्ट की, तो हुम लिख दिया। तो ये हुम तो सही है, बॉय पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या मैट वर्ब लिखी, इसके बाद में हमने यू लिखा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हु जो है वो सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। और बॉय पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है तो ये हु जो है वो भी सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आपको याद रखनी है वो क्या बात याद रखनी है, अगर हम कभी भी डिफाइनिंग क्लोज लिखते हैं और वहाँ पर जो डिफाइनिंग क्लोज होता है वो डिफाइनिंग क्लोज, अगर हम कभी भी डिफाइनिंग क्लोज लिखते हैं और डिफाइनिंग क्लोज में हम रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो उसको अगर आप ड्रॉप करोगे तब भी सही हो जाएगा, अगर लिखना चाहते हो तब भी सही हो जाएगा। मतलब आप लिखो द बॉय हुम यू मेट इज़ माई फ्रेंड तब भी सही है, अगर आप ड्रॉप करके लिखोगे द बॉय यू मेट इज़ माई फ्रेंड तब भी सही है। लेकिन अगर आप डिफाइनिंग क्लोज में सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में लिख रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, आप ड्रॉप नहीं कर सकते। अब आ जाओ बच्चों थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, द वे ही हैज़ चूजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा मान लो रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम लिखते हैं तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो विच आ जाएगा। अगर मान लो हम विच लिखें तो सेंटेंस कैसे आ जाएगा, द वे विच ही हैज़ चूजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब अगर हम लिख रहे हैं द वे विच ही हैज़ चूजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये जो विच ही हैज़ चूजन है ये कौन सा क्लोज होगा, रिलेटिव क्लोज होगा। अच्छा, रिलेटिव क्लोज होगा तो ये डिफाइनिंग है नॉन डिफाइनिंग है, कॉमा नहीं लगा हुआ है ना, तो ये डिफाइनिंग है।
अच्छा, अगर ये डिफाइनिंग है तो अब ये देखो विच जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है या सब्जेक्ट का। हैज चूजन के साथ में ही जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब विच क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो अभी अब हमने पढ़ा कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं इन डिफाइनिंग क्लोज के अंदर, ठीक है, तो उसको आप ड्रॉप करके भी लिख सकते हो और उसको लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, दोनों तरीके से वो सही हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने इस सेंटेंस को सही माना था। अच्छा, लेकिन पहले हमने डिफाइनिंग क्लोज लिखा था, सेकंड सेंटेंस के ऊपर आना एक बार। जैसे हमने लिखा द मैनर, हमने यहाँ पे द मैनर इन विच लिखा था ही साइंस कांट बी कॉपीड। अब यहाँ पे ये भी डिफाइनिंग था, लेकिन हमने विच को यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया, हमने लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था, ये किसका ऑब्जेक्ट था बच्चों, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इन विच लिखा था, तो वो इन विच इसी वजह से लिखना पड़ा था क्योंकि वो क्या था, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो फिर लिखना पड़ेगा, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट आप लिख रहे हो तो फिर उसको ड्रॉप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।